हेलो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। आपको कोई नंबर मान लीजिए 5 डेसिमल तक दिया है और आपको उसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो क्या रूल्स आप फॉलो करोगे ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि जो डिजिट आपको ड्रॉप करनी है, सबसे लास्ट वाली डिजिट जिसको आपको हटाना है, आप चेक करोगे वो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। अगर वो लेस देन 5 है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जो डिजिट हटानी है वो लेस देन 5 है, तो क्या करना है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाली, रिमेन्स सेम, वो सेम रहेगी। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है हमने 48.23543, तो इसमें हमने लास्ट वाली डिजिट को हटाना है। ये 5 डेसिमल है, 1 2 3 4 5 डेसिमल। मैं इसको 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना चाहता हूं, तो मुझे ये वाली डिजिट हटानी पड़ेगी। तो मुझे चेक करना ये डिजिट लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5। ये लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम, इससे पहले वाली जो डिजिट होगी वो सेम रहेगी। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 48.2354। ये 3 हट जाएगा और इससे पहले वाली ये जो 4 थी ये यूं क्यों आ जाएगी, रिमेन सेम। दूसरा केस, अगर ग्रेटर देन 5 नंबर होता है, यहां कोई मान लीजिए यहां पर 7 होता, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट, जिसको ड्रॉप करना है उससे पहले वाली डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, तो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है 48.23547, ये भी 5 डेसिमल है, 1 2 3 4 5 डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक है। मैं इसको 4 प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहता हूं, तो मुझे क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट, ये ग्रेटर देन 5 है 7, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये वाली डिजिट, इससे पहले वाली डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। तो क्या बनेगा नंबर 48.2355, तो ये 1 से इंक्रीज हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये ना तो लेस देन हो और ना ही ग्रेटर देन हो, अगर इक्वल टू 5 हो। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, तो आपको क्या करना है, आपको जो लास्ट डिजिट ड्रॉप करने उससे पहले वाली डिजिट का चेक करना है वो इवन है या ओड है। अगर वो इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और अगर ओड है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम इफ इट इज इवन, अगर इवन है तो। जैसे यहां एग्जाम्पल लिया हमने 48.23525, तो जो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है वो क्या है, इक्वल टू 5 है, ये रही। तो क्या करना है, उससे प्रीसीडिंग यानी पहले वाली डिजिट चेक कर रही है क्या वो ओड है या इवन है। तो उससे पहले क्या है 2, और ये 2 क्या होता है, इवन नंबर, तो ये सेम रहेगी, फिर कोई चेंज नहीं होगा, विल रिमेन सेम। तो नंबर क्या आ जाएगा 48.2352, यूं क्यों आ जाएगा 48.2352, तो ये आपका नंबर आ गया। सेकंड केस है प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ओड। अगर यहां पर इवन के बजाय ओड डिजिट होती कोई, तो ये 1 से इंक्रीज हो जाता। जैसे यहां है 48.23535, तो ये डिजिट ड्रॉप करनी है जो इक्वल टू 5 का केस हो गया, इक्वल टू 5। देन
प्रीसीडिंग डिजिट आपने चेक की, वो ओड है, तो क्या होगा, ये 3 की जगह 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ये तो 4 आ जाएगा यहां पर। बाकी सब यूं क्यों, 48.235 48.235 और इस 3 की जगह 4 आ जाएगा 1 से इंक्रीज होकर। तो यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया, चलिए मैं आपको इरेज करके और दोबारा से करके दिखाता हूं इसको। हमने ये एक एग्जाम्पल लिया 48.734536, ये 6 डेसिमल तक है, 1 2 3 4 5 6, 6 डेसिमल का ये नंबर है और आपको कहते हैं कि आप इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करो। तो चलिए इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली डिजिट हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी, 6 है ये क्या है, ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या होता है, प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। तो ये जो डिजिट है ये 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो यहां क्या आ जाएगा 48.7345 और 3 1 से इंक्रीज होकर क्या आ जाएगी 4। फिर उसके बाद अब ये ड्रॉप करनी है, तो ये क्या है, लेस देन 5। लेस देन 5 में क्या होता है, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम, तो ये आ जाएगा 48.734 और प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी है, ये वाली, ये सेम रहेगी, तो 5 आ जाएगा। अब ये ड्रॉप करना है, ये कौन सा केस हो गया, इक्वल टू 5 का। इक्वल टू 5 में चेक करना है फिर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है कि ओड है, तो ये क्या है 4, इवन है। इवन है तो क्या रहेगा, विल रिमेन सेम, तो 48.734। अभी भी 3 डेसिमल है, 1 2 3, तो ये और ड्रॉप करना है हमें। तो ये 4 क्या है, लेस देन 5 का केस है फिर से, और लेस देन 5 में क्या होता है, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम, तो ये हो जाएगा 48.73। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था आज का। नेक्स्ट है, अगर हम कोई भी 2 या 3 नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और जिन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हैं, और उनमें से एक में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3, एक में 4, एक में 5, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, या उससे ज़्यादा होने चाहिए, या उनसे कम होने चाहिए, उसके बारे में क्या रूल है। और इसी तरह से अगर आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या रूल है, वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। रूल्स फॉर multiplication and division, rules for multiplication and division। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन में क्या करना है, आपको चेक करना है जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो उनमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको फाइनल रिजल्ट में रखने हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन the final answer should be written with as many number of significant figures, with as many number of significant figures, as many number of significant figures as there are in original number, as there are in original number, as there are in original number with minimum number of significant figure, with minimum number of significant figure, with minimum number of significant figure। जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है आपका 2.13 मल्टीप्लाई बाय 24.78, 2.13 मल्टीप्लाई बाय 24.78 डिवाइड बाय 458.2, तो यह आ रहा है आपका 0.115193। 6 डेसिमल तक अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपको खुद से करना है और फिर इस नंबर से डिवाइड करना है। अब आपको लेकिन क्या चेक करना है कि जितने भी ये नंबर्स हैं, इसमें 3 नंबर है, 1 2 3, सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? वो किस में है? वो है आपके इस नंबर में है, 2.13 वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। तो आपको भी इस तरह से इसको राउंड ऑफ करना है कि इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाए। तो अगर आप इसको देखें तो ये 0 तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा नहीं, जो हमने रूल पढ़े थे पहले, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट फिगर ये 0 नहीं है। तो यानी इधर से हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 3 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं 0.11519, क्योंकि 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो पहले वाली डिजिट यूं क्यों रह जाएगी, 9 9 रह जाएगा। फिर ये 9 क्या है, ग्रेटर देन 5, तो पहले वाली 1 से बढ़ जाएगी, 0.1152। अब ये 2 क्या है, फिर से लेस देन 5 है, तो इससे पहले वाली यूं क्यों रहेगी, तो 0.115। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 1 2 3। यहाँ भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनमें किस में थे, सबसे इसमें कम थे, 1 2 3। तो आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेक किया था कि जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं कैलकुलेशन में आप यूज़ कर रहे हो, सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है,
एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप चेक करोगे कि जितने भी नंबर आप यूज़ कर रहे हो सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस किस में है, और उतने ही डेसिमल प्लेस आपको अपने फाइनल आंसर में रखना है। तो इसमें लिखेंगे हम इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन in addition or subtraction the final result should be written with as many number of decimal places. The final result should be written with as many number of decimal places, as many number of decimal places as there are in original number, as there are in original number with minimum number of decimal places. Number of decimal places. फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास 3 नंबर हैं। एक नंबर है 6.2, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 4.33, और एक और नंबर ले लेते हैं, ये है 17.356। इनको ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा? ये आपका आ जाता है 17 और ये 6 तो यूं क्यों आ जाएगा आपका? सेकंड डेसिमल पे एक ये नंबर है और एक ये है तो 8 आ जाएगा। फर्स्ट डेसिमल पे कितना है? 3 + 3 6 + 2 8, तो ये भी 8 आ जाएगा। और 17 + 4 21 और 6 27, तो ये आ गया आपका। अब आपको चेक करना है मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किस नंबर में है। वो इसमें है, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1 डेसिमल प्लेस तक। तो सबसे पहले ये 6 हमें ड्रॉप करना है। 6 इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 हो तो क्या होता है? उससे पहले वाली 1 से बढ़ जाती है, तो यानी ये हो जाएगा 27.89। लेकिन अभी भी 2 डेसिमल प्लेस है तो ये 9 और ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये 9 क्या है? ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 हो तो पहले वाली 1 से बढ़ जाती है फिर, तो ये आ जाएगा 27.9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके। अब कई बार एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन मिलता है और इतना सिंपल तो नहीं, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होके, लेकिन आंसर कुछ ऐसे ही मिलेंगे जैसे इन तीनों को ऐड करने से ये आंसर आ रहा है, तो वहां पे आपको ये आंसर भी दे दिया जाएगा, ये भी दे दिया जाएगा, ये भी दे दिया जाएगा। हो सकता है 28.0 भी लिखा मिल जाए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सा आंसर टिक मार्क करना है, तो वहां पर आप ध्यान रखना, यही जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल है, यानी वो आपसे वो पूछना चाह रहे हैं, तो आपको फिर ये आंसर टिक करना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट
एरर्स जो पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो एरर क्या होता है? एरर होता है किसी भी क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है और जो आपने मेजर की है उसमें डिफरेंस। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने पढ़ा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू होती है उसकी। लेकिन मान लीजिए आप लैब में कैलकुलेट करते हैं अपने स्कूल की लैब में और वैल्यू आ रही है 9.7, तो एरर कितना हुआ? दोनों में जो डिफरेंस है 0.1 का, तो इसको कहते हैं एरर। नेक्स्ट टॉपिक है एरर। एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और स्टूडेंट्स, मैं जो कुछ भी बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको साथ के साथ नोट करते जाना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर कितने होंगे, कितने टाइप की एरर हो सकती हैं। पहले है कांस्टेंट एरर। सॉरी, ये हेडिंग में पहले लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। तो पहला है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या होता है? कांस्टेंट एरर होता है कि आप जितनी बार भी मर्जी आप मेजरमेंट करो, वो एरर हर बार आएगी। और वो किस वजह से आ सकती है? एक रीजन तो हो सकता है जिस स्केल से आप माप रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप माप रहे हो, उसी में वो परमानेंटली डिफेक्ट हो, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट एरर। तो नंबर 1 कांस्टेंट एरर। तो दिस एरर affects every observation by same amount, उसके बाद नंबर 2 पर होती हैं सिस्टेमैटिक एरर्स। सिस्टेमैटिक एरर्स ये क्या होती है? सिस्टेमैटिक एरर्स एक डायरेक्शन में होंगी, आइदर वो पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होंगी। जैसे इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपकी अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सही नहीं है तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर, अगर आप रीडिंग ठीक से नहीं ले रहे हैं तो पर्सनल एरर, और अगर एक्सटर्नल रीजन्स, मान लीजिए आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें टेम्परेचर या प्रेशर काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और अगर एक्सटर्नल कंडीशंस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है या प्रेशर चेंज हो रहा है सराउंडिंग की वजह से, तो भी आपकी एरर आ सकती है। तो वो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज कहलाएगी। तो इसमें पहले है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये किस वजह से होगा? ये इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट होने की वजह से होगा। तो दीज एरर्स आर ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दीज एरर आर ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ measuring instrument।
दूसरा कौन सा है? सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट है imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique, यानी आपका जो मेथड है वो ही पूरी तरह से सही नहीं है, तो ये एरर होगी। तो दीज एरर्स आर ड्यू टू defect in experimental arrangement। okay, these errors are due to defect in experimental arrangement। are due to defect in experimental arrangement। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर लिखने से पहले मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट है, मैं इसको सी हेडिंग दे देता हूं, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर है जैसे मान लीजिए आपको रीडिंग ठीक से नहीं लेनी आती, या फिर ऑपरेटर्स जो है, जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑपरेटर्स है वही आपसे ठीक से सेटल नहीं हुआ है, तो उसको पर्सनल एरर कहते हैं। These errors are due to individual carelessness, कि आपकी वजह से होंगी, आपको रीडिंग अगर ठीक से नहीं लेनी आती इस वजह से होंगी। ओके, डी है errors due to external causes, जैसे आपकी सराउंडिंग के टेम्परेचर, प्रेशर ये सब चेंज हो जाए तो भी आपके एक्सपेरिमेंट में एरर आ सकती है। तो दिस एरर is due to change in external conditions like temperature, pressure, etc। एंड लास्ट है रैंडम एरर। तो नंबर 3 रैंडम एरर। रैंडम एरर ये अपने आप होते हैं, इनका रीजन डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर की छत पे चढ़ के एक पत्थर नीचे फेंकते हैं, तो और आपके पास बहुत अच्छी एक वॉच है जिससे आप टाइम मेजर कर सकते हैं। मान लो वो वॉच आपको 3 डेसिमल तक भी सेकंड्स में टाइम बता सकती है, तो आप हर बार पत्थर को नीचे गिराएंगे, ग्राउंड पे पहुंचेगा, टाइम नोट करेंगे ऊपर से नीचे तक पहुंचने का, तो आप पाओगे कि हर बार आपकी वैल्यू अलग आ रही है, सेम आने के चांसेस बहुत कम है। तो वो क्या है? एक रैंडम एरर है। ओके, तो these error occur randomly
रैंडमली। वो मैग्नीट्यूड में भी हो सकती है, और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी मेजर कर रहे हो तो डायरेक्शन में भी हो सकती है। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर मैंने अभी नाम लिया, अगर अभी आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो वेक्टर्स हम अलग क्लास में कवर करेंगे, तब आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसकी अभी आप चिंता मत कीजिए। तो ये था टाइप्स ऑफ एरर। अब बात आती है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा भाई आपने एक पत्थर को अपने घर की छत से नीचे फेंका, तो वो जब ग्राउंड पे पहुंचा तो आपने टाइम नोट किया हर बार कि ऊपर से फेंका और नीचे ग्राउंड पे पहुंचा, इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगा, उसको ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम लगा, और हर बार आपकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो ये जब मेजरमेंट करते हैं तो एरर्स जो आती हैं, तो एक्चुअली उसको न्यूमेरिकल में कैसे कैलकुलेट करें, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सपोज आप कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हो, मान लीजिए हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट हम यहां पर अब शुरू करेंगे एरर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मेजरमेंट के लिए कि लेट वी मेक एन मेजरमेंट, लेट वी मेक एन मेजरमेंट, एन मेजरमेंट of a physical quantity A। इसके लिए आपने n बार एक्सपेरिमेंट किया, और हर बार, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो पत्थर जब आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या है, हर बार आपका जो टाइम की वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, अगर आपके पास बहुत अच्छी वॉच है जो 3-4 डेसिमल तक मेजर कर सकती है। जैसे हो सकता है कभी वैल्यू आ रही है 7.312, तो अगली बार हो सकता है 7, ये सेकंड में अब, यानी 1 सेकंड का देखो इतने वह हिस्सा भी वो मेजर कर पा रही है, 1000 पार्ट तक भी। फिर अगली बार हो सकता है 278 आ जाए, हो सकता है अगली बार 359 आ जाए। देखो आ रही है आसपास ही वैल्यू, लेकिन अलग अलग आ रही है। ठीक है। तो ऐसे ही जब आप इस फिजिकल क्वांटिटी ए के लिए भी एन मेजरमेंट करोगे तो आपकी कुछ वैल्यूज आएंगे। तो हम मान लेते हैं वो जो मेजर्ड वैल्यू हैं, लेट द मेजर्ड वैल्यू आर A1, A2 एंड अप टू एन बारी में आपने मेजरमेंट की, पहली बार में ये आई वैल्यू, दूसरी बारी में वैल्यू ये आई, और जो एनवीं बार आपने किया तो ये आई। इसी तरह से ये जो पत्थर आपका छत से नीचे फेंकने वाला एक्सपेरिमेंट है ये है। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई आप ये पत्थर बार बार ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है, तो आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे इन सब का एवरेज निकाल के बता दोगे सर इतना टाइम लग रहा है। इसी तरह से यहां भी अगर मैं पूछूं आपसे बताओ ये फिजिकल क्वांटिटी ए की आपकी क्या वैल्यू आई, तो आप मुझे क्या बताओगे? इन सब का एवरेज निकाल के बता दोगे, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे मीन वैल्यू ए इक्वल टू A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइड बाई n। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब मैं पहले इधर इरेज करता हूं। नेक्स्ट टर्म इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा?
डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू, हर एक मेजरमेंट में जो डिफरेंस है मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट। ओके, तो इट इज डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इट इज डिफरेंस इन mean value and measured value in each measurement, in each measurement. Okay, like absolute error in A1, absolute एरर इन A1, इस एब्सोल्यूट एरर को मैं लिख दूंगा डेल्टा A1 से, डेल्टा A1, ये 1 है यहाँ सब्सक्रिप्ट में, एंड इट विल बी इक्वल टू A माइनस A1। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन A2, इसको मैं डेल्टा A2 लिख दूंगा, ये A माइनस A2 होगा। और इसी तरह से जो n क्वांटिटीज़ हैं इन AN, ये क्या होगा, डेल्टा AN इक्वल टू A माइनस AN। तो ये आपकी आ गई एब्सोल्यूट एरर। फिर उसके बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। जब आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है इनमें से कोई A से कम होगा, कोई ज़्यादा होगा। अगर कोई कम होगा तो A माइनस दैट वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर ज़्यादा होगा A से तो नेगेटिव आएगी। लेकिन जब आप इनका मीन निकालोगे तो आपको इन सभी को सिर्फ पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो यानी आपकी मीन एरर डेल्टा A कैसे निकलेगी, ये आएगी डेल्टा A1 का मॉडुलस, डेल्टा A2 का मॉडुलस एंड सो ऑन, सभी का मॉडुलस, और डिवाइड बाय n। मॉडुलस लेने से क्या होता है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। तो सारी वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर पॉजिटिव क्यों लेनी है, तो बच्चों मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ क्यों लेनी है। मान लीजिए जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, आपकी मीन वैल्यू एक्सपेरिमेंट किया आपने 2 बार, आपकी वैल्यू आ रही है 9.7 आ रही है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू आपकी क्या आ रही है 9.7 एक्सपेरिमेंट करके, और आपने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया था, एक बार 9.6 आई थी वैल्यू और एक बार 9.8 आई थी। तो डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G माइनस G1। आपको इस मेजर्ड मीन वैल्यू में से ये माइनस करना है तो 0.1, और डेल्टा G2 क्या हो जाएगा, 9.7 में से 9.8 करोगे तो माइनस 0.1। अब अगर इनका मीन निकालो और आप इसको पॉजिटिव ना लो तो क्या आएगा, 0.1 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 2, तो 0 आ जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कहने को इसमें क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब हुआ कि आपके एक्सपेरिमेंट में एरर 0 है ही नहीं आपके एक्सपेरिमेंट में एरर। लेकिन क्या ये सच है, नहीं, आपके एक्सपेरिमेंट में है तो एरर। देखो ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ठीक है, मीन वैल्यू ये है और एक्चुअल वैल्यू ये है। तो यानी अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, जो कंक्लूजन कर पा रहे हो आप एक्सपेरिमेंट से, वो कंक्लूजन आपका गलत हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन सभी को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो जब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे
तो आप क्या लेंगे कि इन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको उनको सिर्फ पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो फिर जो भी आपकी ये मेजर्ड वैल्यू है ये एक रेंज में लाई करेंगी। सो एनी मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, सो एनी measured value of A will lie in range A plus delta A and A minus delta A, that is between A plus minus delta A, यानी a प्लस माइनस डेल्टा ए की रेंज में ये सारी मेजर्ड वैल्यू आपकी आएंगी। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर तो ये होता है डेल्टा ए बाई ए, और एक होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये होगा आपका जो रिलेटिव एरर है डेल्टा ए बाई ए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा ए क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये ए क्या है? जो आपने मीन वैल्यू कैलकुलेट की थी वो है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। न्यूमेरिकल सेज कि आप एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं। सिंपल पेंडुलम जैसे दीवार घड़ी होती है, उसमें कई बार एक पेंडुलम होता है वो इस तरह हिल रहा होता है, वो भी एक सिंपल पेंडुलम ही होता है। तो एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ धागे के साथ नीचे एक मास टाई अप है, बंधा हुआ है, और वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो उसका टाइम पीरियड मान लीजिए t है। लेट t इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जैसे ये है, ये मास m है, ये एक धागा बंधा हुआ है, थ्रेड है या कुछ भी, तो ये क्या करेगा? ऐसे ऑसिलेट करेगा इस तरीके से। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है, तो ये इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया। ये प्रोसेस एक बार करने में जो टाइम लग रहा है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो आपने एक बढ़िया वाली वॉच ली जिससे आप मेज़र कर रहे हैं, वो कई डेसिमल तक मेज़र कर सकती है। आपने 5 बार मेज़र किया इसका टाइम पीरियड, और वो वैल्यूज़ आई t1 2.63 सेकेंड, t2 2.56 सेकेंड, t3 2.42 सेकेंड, t4 2.71 सेकेंड, और t5 ये आपका आता है 2.80 सेकेंड। ये वैल्यूज़ आई। अब आपको निकालना है मीन टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो पहले तो हम मीन निकालते हैं। तो t की मीन वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 डिवाइड बाय 5। ये वैल्यूज़ रख दो। 2.63, t2 की है 2.56, t3 की वैल्यू है 2.42, t4 की है 2.71, t5 की है 2.80 डिवाइड बाय 5, क्योंकि टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। और ये आप अब टोटल करके एवरेज निकालोगे, ये आपका आ जाता है 2.69
624 सेकेंड। लेकिन अगेन वही आपका जो रूल है कि जब आप ऐड करते हो तो क्या देखते हो, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, और यहाँ सभी में 2 है, तो यानी आपको ये आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 4 क्या है, लेस देन 5 है, तो पहले वाली जो डिजिट है वो यूं क्यों रहेगी, तो ये आ गया 2.62 सेकेंड। ये आ गई मीन वैल्यू। फिर उसके बाद आपको निकालनी है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा T1 होगा T माइनस T1, डेल्टा T2 होगा T माइनस T2। तो डेल्टा T1 आ गया T माइनस T1, T की वैल्यू है 2.62 माइनस T1 की वैल्यू है 2.63, तो ये आ गया -0.01। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा T2 आप निकालोगे तो 2.62 माइनस T2 की वैल्यू है 2.56, तो ये आ जाएगा 0.06। डेल्टा T3 2.62 माइनस ये आपका T3 की वैल्यू है 2.42, तो ये आ गया 0.20। फिर डेल्टा T4 2.62 माइनस 2.71 माइनस 0.09, और डेल्टा T5 ये 2.62 माइनस 2.80, तो ये आपका आ गया माइनस 0.18। ठीक है, तो ये आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई सभी, एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मैंने आपको बताया था मीन निकालोगे जब, तो इन सभी को पॉजिटिव लेना है आपको, तो यानी इस माइनस 0.01 को क्या लोगे, प्लस 0.01, 0.01 प्लस ये 0.06, 0.20, 0.09, 0.18 डिवाइड बाय 5। तो आपका इनको कैलकुलेट करके जो आएगी वैल्यू, ये आएगी 0.54 डिवाइड बाय 5, तो 0.108। लेकिन इसको अगेन 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 8 है ग्रेटर देन 5, तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 0.11 सेकेंड। ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। फिर उसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होगी डेल्टा T बाई T, रिलेटिव एरर ये होगा डेल्टा T डिवाइड बाई T। डेल्टा T आया है आपका 0.11 और ये वैल्यू थी 2.62 जो मेन वैल्यू थी। तो इसको आप सॉल्व करो, ये आपका आ रहा है 0.04198, 0.04198। लेकिन इसको भी आप क्या करना करोगे, इसको भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और ये आपका आ जाता है 0.04 2 डेसिमल तक। ठीक है, और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा T डिवाइड बाई T इंटू 100, तो ये 0.04 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4%। ये नंबर 4 है यहाँ पर।
0.04। तो ये परसेंटेज एरर आ गई इसमें। तो फाइनली आप रिजल्ट क्या लिखेंगे कि t की वैल्यू क्या है, तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर की टर्म में t की वैल्यू हो जाएगी 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। जैसे मैंने बताया था a के लिए क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, तो यहाँ पर t प्लस माइनस डेल्टा t। और परसेंटेज एरर की टर्म में इसको कैसे लिखोगे, 2.62 प्लस माइनस 4%। ये आपका रिजल्ट है फाइन। तो इस तरह से जो हमने एरर्स डिस्कस किए हैं उस पर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी एरर्स पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, दो या दो से ज़्यादा एरर्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या होगा टोटल करने पर, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।